हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफीलिया और मैं हूं आपकी एजुकेटर इति संतोषी। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक स्मॉल टॉपिक का, जो कि पार्ट है आपके किडनी रेगुलेशन। एंड टॉपिक का नाम है रेस्ट मैकेनिज्म या फिर उसे बोलेंगे रेस्ट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रेस्ट सिस्टम। रेस्ट की अगर बात की जाए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी कि ये अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पर एक रेनिन है, एक एंजियोटेंसिन है और एक एल्डोस्टेरोन है। यानी कि ये एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम होता है जो कि किडनी फंक्शन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे रेनिन सिस्टम के बारे में, रेनिन कैसे काम कर रहा है उसके बारे में स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि रेनिन आता कहाँ से है। तो सबसे पहले आपने किडनी स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। उस नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि ये आ गया हमारा बोमेन कैप्सूल। एंड इस बोमेन कैप्सूल के अंदर कौन आता है? तो एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी। देन अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। एंड दूसरी साइड वो कैसे रिलीज आउट होगी? वो इफरेंट आर्ट्रियोल की फॉर्म में निकल जाती है। तो अगर हम इनके नाम की बात करते हैं, इनको नेमिंग करें, तो ये आ गया बोमेन कैप्सूल। इसके साथ ये अंदर है कैपिलरी का नेटवर्क जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अलावा ग्लोमेरुलस कैसे बन रहा है? तो ग्लोमेरुलस के अंदर आती है एफरेंट आर्टेरियोल। यानी यहाँ पर क्या होगी, आर्टरीज डिवाइड होके मैनी उसमें आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो रही है, जिसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। एंड दूसरी साइड से जो एग्जिट कर रही है उसे कहा जाता है इफरेंट आर्टेरियोल। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसमें जो एपिथेलियम लेयर है वो बनी होती है स्मूथ मसल्स की। तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये आ गई स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स क्या करती हैं? मॉडिफाई होती हैं। मॉडिफाई मतलब कि ये हाईली वस्कुलराइज्ड हो जाएंगी, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में ये मॉडिफाइड होके एक सेल बनाती हैं जिसे कहते हैं जेजी सेल। इसके साथ साथ इन्हीं एफरेंट आर्टेरियोल के कांटेक्ट में एक और प्रेजेंट होता है पार्ट जिसे कहा जाता है डीसीटी। तो सपोज ये पार्ट आ गया हमारे डीसीटी का, यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब इस डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियल लेयर है, उन एपिथेलियल में क्या होता है, वो मॉडिफाई होके बनाती है एक अनदर टाइप ऑफ सेल। उन सेल को बोला जाता है मैक्यूला डेंसा। तो ये सेल्स आ गई मैक्यूला डेंसा। अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक सिस्टम बनाती हैं, एक एपरेटस बनाती हैं। उस एपरेटस को हम बोलते हैं जेजीए एपरेटस, यानी कि जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ये हो गया आपका जेजी एपरेटस, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कि जो एफरेंट आर्टेरियोल आ रही है उसकी स्मूथ मसल्स की जो सेल्स हैं वो सेल्स मॉडिफाई होके जेजी सेल्स बना रही है। साथ साथ वहां पे जो डीसीटी उसके कांटेक्ट में है, उन डीसीटी में कुछ सेंसरी सेल्स हैं। ये जो सेल्स है मैक्यूला डेंसा, ये मेनली सेंसरी सेल्स होती है। ये सेंसरी सेल्स जेजी सेल्स के साथ कंबाइन करके एक सिंगल एपरेटस बना रही है। उस एपरेटस को कहते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। एंड ये एपरेटस क्या करेगा, ये हमारे रेस्ट सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। यानी मेनली रेस्ट सिस्टम जब ऑपरेट होगा वो होता है जेजी एपरेटस की हेल्प से। अब वर्किंग होती कैसे है, तो उसमें अगर देखें कब यहाँ पर हमारा एक एपरेटस काम करेगा, तो उसके लिए कुछ बॉडी में नीड्स होती हैं। जैसे कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। दूसरी चीज, बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन भी
डिक्रीज हो जाए, या फिर ब्लड के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनका अमाउंट भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये डिक्रीज होने के साथ साथ जब हमारे एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड मूव कर रहा है और उस ब्लड के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है मूवमेंट के लिए, वो प्रेशर भी अगर लेस हो, यानी कि बीपी जो होगा, ब्लड प्रेशर, वो भी लेस हो जाए। तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, आपने नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में उसके फंक्शन में पढ़ा होगा कि ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल्स में आता है, देन वहां से ग्लोमेरुलस की हेल्प से क्या करेगा, वो फिल्टर आउट होता है, एंड फिल्टर आउट होके क्या बनाता है, बोमेन कैप्सूल की ल्यूमेन में फिल्ट्रेट रेडी करता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR। अब जब यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम भी लो है, ब्लड में वाटर कंसंट्रेशन भी लो है, ब्लड प्रेशर भी लो है, तो उस वजह से प्रॉपरली यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। उस वजह से GFR का अमाउंट भी क्या होगा, जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो GFR के लो होने पे क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो मैकुला डेंसा की सेल्स हैं, यानी DCT के पास जो सेल्स हैं, वो सेंसरी सेल्स हैं। तो ये सेल्स क्या करती है, जैसे ही GFR लो होता है, उस GFR की लो कंसंट्रेशन को सेंस करती हैं मैकुला डेंसा सेल्स, एंड देन ये किसको सिग्नल देंगी, ये एक्टिवेट कराती हैं JG सेल, जहां से हमारा रेनिन हार्मोन जो है वो रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो ये सारी कंसंट्रेशन जब डिक्रीज हो रही है, देन उस केस में GFR क्या कर रहा है, ये सेंस कौन करेगा, GFR को सेंस करेगा मैकुला डेंसा। देन ये मैकुला डेंसा एक्टिवेट कराएगा जेजी सेल्स को, और वहां से क्या रिलीज कराता है, रेनिन का सिक्रीशन, यानी रेनिन को रिलीज आउट कराता है। तो यानी कि हमारी बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस यूरिन फॉर्मेशन के केस में ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर, GFR वॉल्यूम, ये सारी चीजें कम होने पे हमारी बॉडी में क्या रिलीज आउट होता है, किडनी के जेजी सेल से रेनिन हार्मोन रिलीज होगा, एंड ये रेनिन हार्मोन क्या करेगा, इन सारी लो कंसंट्रेशन को वापस से नॉर्मल, यानी इनकी ऑप्टिमम कंडीशन तक ऑपरेट कराता है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। देन आगे हम देखते हैं कि अब रेनिन काम कैसे करता है। ठीक है, हमने क्या देखा था, GFR लो हुआ, GFR लो होने की वजह से क्या करा था, मैकुला डेंसा ने GFR की लो कंसंट्रेशन को सेंस किया, देन इन्होंने क्या करा था, जेजी सेल्स को एक्टिवेट कराया, और उन जेजी सेल्स से सिक्रीट आउट कराया रेनिन को। रेनिन क्या है, एक हार्मोन है जो जेजी सेल से रिलीज आउट हो रहा है, एंड किडनी फंक्शन को नॉर्मल कराएगा। अब ये रेनिन वर्क कैसे करता है, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, लिवर के हेल्प से, लिवर से रिलीज आउट होकर आती हैं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें एक मेनली प्लाज्मा प्रोटीन है। जैसे कि अगर सपोज हम बात करें, ये हमारी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल्स में लिवर की हेल्प से, ये आ गया आपका लिवर, ये सपोज लिवर है, तो लिवर से रिलीज आउट होता है एक प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। यहाँ पे रिलीज हुए एंजियोटेंसिनोजन, जो कैसी है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और साथ साथ ये इनएक्टिव होती है। ये प्लाज्मा प्रोटीन कैसी है, इनएक्टिव प्रोटीन है। अब इस इनएक्टिव प्रोटीन में क्या किया जाएगा, रेनिन, जैसे ही ये एंजियोटेंसिनोजन हमारे एफरेंट आर्टेरियोल में आएगा, वहां पर क्या होगा, रेनिन सिक्रीट आउट हुआ है जेजी सेल से, ये रेनिन इसे कन्वर्ट कर देता है, देन यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके पहले बनाता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। देन इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रिलीज आउट होता है, जिसे कहते हैं एस, और ये रिलीज होता है लंग से। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ये लंग से रिलीज आउट होता है। इस एस का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यहाँ मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, इसका नाम हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये एस क्या करेगा, अब जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, इसे फुली एक्टिवेटेड फॉर्म, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एंजियोटेंसिन 2।
जो कैसा है, फुली एक्टिव फॉर्म होती है। अब ये एंजियोटेंसिन जाके आगे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हम एंजियोटेंसिन सेकंड को देखें कि क्या क्या काम करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। तो बेसिकली एंजियोटेंसिन क्या करता है, 3 वर्क करेगा, 3 अलग अलग साइड पे ये काम करता है। कहाँ कहाँ काम करेगा, तो सबसे पहले एक काम करता है ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर, यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाकर वर्क करेगा। आपने पढ़ा होगा कि एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, आउटर साइड में कॉर्टेक्स, इनर साइड में मेडुला। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को जाके एक्टिवेट कराता है और वहां से हार्मोन रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन यानी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि मिनरल्स को बैलेंस करेंगे। तो ये एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरॉन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्प्शन कराते हैं सोडियम आयन का। तो ये सोडियम आयन को रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे फ्रॉम डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सीडी मींस कलेक्टिंग डक्ट, जो कि किसका पार्ट है, हमारे नेफ्रॉन का पार्ट होता है। इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन सेकंड जो इफ्रेंट आर्टेरियोल थे उस पे भी वर्क करेंगे। इफ्रेंट आर्टेरियोल में क्या काम करेंगे, इफ्रेंट आर्टेरियोल में को कंस्ट्रिक्ट कराएंगे। अब इनमें जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा यानी कि ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी, उस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ेगा, साथ साथ जो ब्लड की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देन इसके अलावा ये काम और करते हैं कि एंजियोटेंसिन जाएगा पीसीटी में, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वहां पे क्या कराता है, सोडियम आयन एंड साथ साथ क्लोराइड आयन का भी वहां पे भी रीअब्जॉर्प्शन करा देते हैं। तो ये 3 जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या कर रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज आउट कराएगा, जो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में जाकर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। साथ साथ पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी सोडियम आयन क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे, और इसके साथ साथ एफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करा के उनमें ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। तो जब ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जीएफआर का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे क्या होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने का मतलब है कि अब हमारे नेफ्रॉन में जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो फिर से अपना नॉर्मल कंडीशन पे रन कर रहा है। अब इसमें क्या देखेंगे, ये तो इन्होंने अपना काम कर दिया, किस तरह से किडनी फंक्शन में जो जीएफआर और ब्लड वॉल्यूम सब डिक्रीज हुआ था उसे नॉर्मल करना है। अब जब हमारा जीएफआर नॉर्मल हो गया तो इस सिस्टम को हमें इनएक्टिव भी कराना होगा। तो इस सिस्टम को इनएक्टिव कराने के लिए क्या देखा जाता है, इस सिस्टम को अगर हमें इनएक्टिव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब अभी हमने रेस्ट मैकेनिज्म पढ़ ली। अब रेस्ट मैकेनिज्म के रेगुलेशन की अगर बात करें तो क्या देखते हैं, हार्ट की एट्रियम वॉल, हार्ट जो है, हार्ट के एट्रियम से, इनकी वॉल से एक फैक्टर रिलीज होता है जिस फैक्टर को कहते हैं एएनएफ, यानी कि एट्रियल नेचुरेटिव फैक्टर। ये एएनएफ फैक्टर क्या करेगा, ये रेस्ट मैकेनिज्म को चेक करता है, यानी कि ये इनहिबिट करेगा रेस्ट सिस्टम को, और इनके इनहिबिशन से क्या होता है, रेस्ट मैकेनिज्म जो है उसका फंक्शन कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेस्ट मैकेनिज्म, रेस्ट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा एंड ओके, ऑल द बेस्ट एंड बाय, टेक केयर।